फिल्म की शुरुआत होती है 1984 में, जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। एक आदमी जिसका नाम अजय होता है पुलिस स्टेशन फोन लगा कर एक इंस्पेक्टर को 4 कांस्टेबल और एक लेडी कांस्टेबल को दिल्ली सफरगंज इलाके में बुलाता है। फिर अजय अपने 3 साथियों के साथ 2 गाड़ियों में बैठकर सफरगंज पहुंचता है। उन गाड़ियों के ऊपर पुलिस का लाल सायरन लगा होता है। वहाँ पर उसे रणविजय सिंह नाम का पुलिस इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल और एक लेडी कांस्टेबल जिसका नाम शांति होता है वो मिलते हैं। अजय रणविजय सिंह को एक नोटिस देता है जिसमें एक मंत्री के घर पर सीबीआई की रेड मारने के ऑर्डर्स होते। अजय, उसके 3 साथी रणविजय और सारे पुलिस वाले मंत्री जी के घर पर पहुंचते। इस रेड को अजय का साथी पीके शर्मा लीड कर रहा होता है। पीके शर्मा मंत्री के घर पर जाकर उसे बताता है कि आपके घर पर सीबीआई की रेड पड़ी है। मंत्री डर जाता है। फिर पीके शर्मा टेलीफोन वायर काटता है ताकि मंत्री बाहर किसी को फोन न करे। रणविजय सिंह और बाकी के कांस्टेबल घर पर सिर्फ सुरक्षा के लिए खड़े होते। अजय और उसके 2 साथी घर की पूरी तलाशी लेते, चप्पा चप्पा कोना खोजते। उन्हें सोना, चांदी और नोटों की गड्डियों में बहुत सारा काला धन मिलता है। मंत्री ने घर में छुपाए हुए ढेर सारे पैसे और गहने पीके शर्मा और अजय और उसके 2 साथी इकट्ठा करते। सीबीआई की प्रोसीजर अनुसार जब्त की हुई मालमत्ता की फोटो खिंचाते। फिर इकबाल, जो अजय का साथी होता है, टाइपराइटर में एक लेटर टाइप कर अजय को देता है। अजय वो लेटर पीके शर्मा को देता है। पीके शर्मा उस लेटर पर मंत्री की साइन लेता है। मंत्री पीके शर्मा से अकेले में बात कर उसे 2 लाख रिश्वत देने की कोशिश करता है, तो पीके शर्मा उसे 2 थप्पड़ देकर आइंदा किसी ईमानदार ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश ना करना ऐसा कहता है। फिर अजय और उसके साथी सारा पैसा, सोना चांदी अपने गाड़ियों में भरते। फिर पीके शर्मा रणविजय से कहता है कि मेरा साथी जोगिंदर जब्त की हुई मालमत्ता पुलिस स्टेशन ले जाकर एफआईआर करेगा, फिर और पुलिस वाले यहाँ पर आएंगे, तब तक तुम यही रुकना। रणविजय पीके शर्मा से कहता है कि आपके जैसा ईमानदार ऑफिसर देखकर मैं हैरान हूँ। तो पीके शर्मा रणविजय से कहता है कि पावर दिल में होनी चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना। फिर पीके शर्मा, अजय और उसके 2 साथी सारा पैसा, सोना चांदी लेकर अपने गाड़ियों में जाते। थोड़ी दूर जाकर अजय पीके शर्मा से कहते हैं कि क्या जरूरत थी पावर दिल में होती है वाला डायलॉग मारने की। तो शर्मा कहता है कि क्या करता, काफी डर लग रहा था और वो मंत्री थप्पड़ मारने के बावजूद भी मेरे पीछे घूम रहा था। फिर सभी अपने रूम में जाते जहाँ पर वो काफी दिनों से रुके हुए थे। सभी अपने कपड़े बदलते। अजय अपनी नकली मूछ निकालते। पुलिस की भाड़े पर ली हुई गाड़ियां वापस करते। सभी पैसे और गहने एक गाड़ी में भर दिए जाते। वो गाड़ी लेकर जोगिंदर अकेला दूर निकलता है क्योंकि सारे पैसों का बंटवारा बाद में आपस में होने वाला होता है। फिर अजय प्लेन से मुंबई जाता है। शर्मा ट्रेन पकड़कर चंडीगढ़ जाता है। इकबाल बस से जयपुर जाता है। सभी अपने अपने घर पहुंचते। अगले दिन जोगिंदर अपने घर पर होता है। वो ढेर सारे अखबार पढ़ता है कि कहीं उनकी फर्जी सीबीआई बनकर मंत्री के घर पर चोरी करने की खबर कहीं छपी तो नहीं है, लेकिन किसी भी अखबार में ऐसी खबर नहीं होती। फिर जोगिंदर मुंबई में अजय को ये बात बताता है। अजय जोगिंदर को सारे गहने बेचने कहता है और जोगिंदर को शादी में मिलने कहता है। फिर अजय चंडीगढ़ में शर्मा को फोन कर बताता है कि कहीं पर कुछ नहीं छपा है। वो अजय, इकबाल और जोगिंदर को अपने बेटी के शादी में बुलाता है। फिर अजय इकबाल को भी कहीं कुछ छपा नहीं है ये कहकर चंडीगढ़ में शर्मा की बेटी के शादी में बुलाता है। यहाँ मंत्री को भी सभी झोल समझ आता है। उसे पता चलता है कि नकली सीबीआई वाले बनकर 4 लोगों ने उसे लूट लिया होता है। एसीपी मंत्री से मिलने आता है, पर मंत्री एसीपी से कहता है कि अगर ये बात लोगों में फैल गई तो मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, इसलिए मंत्री अपनी इज्जत बचाने के लिए केस दाखिल नहीं करता। इसी की वजह से पेपर में कुछ छपा नहीं होता। इधर अजय, इकबाल, जोगिंदर सभी शर्मा के बेटी के शादी में आते। शादी हो जाने के बाद शर्मा अजय से कहता है कि अब बहुत डर लग रहा है ये सब करने में, जेल जाने के सपने आते, कुछ बड़ा कर दे जिससे ज्यादा पैसे मिले। तो अजय कहते हैं कि फिलहाल तो बड़ा नहीं, लेकिन एक छोटा काम है। 1 हफ्ते बाद कलकत्ता में बड़े बाजार में रेड मारनी है। इधर दिल्ली में रणविजय सिंह सीबीआई ऑफिस में जाकर बड़े सीबीआई ऑफिसर से मिलता है। उसने उन 4 को पकड़वाने के लिए फाइल बनाई होती है। वो वसीम खान नाम के एक ईमानदार और बहादुर सीबीआई ऑफिसर से मिलता है और कहते हैं कि उन 4 की वजह से मैं बेवकूफ बना हूँ, सस्पेंड हो चुका हूँ, कुछ भी करके मुझे उन्हें पकड़ना है। रणविजय वसीम को बताता है कि पिछले 2 साल में ऐसे 12 फर्जी सीबीआई के रेड केसेस पूरे देश भर में हुए और भी होंगे जो हमें पता नहीं। पहले तो वसीम रणविजय से कहता है कि तुम्हें फुद्दू बनाया गया है, पर रणविजय का उन 4 को पकड़ने का जोश देखकर उसे रणविजय की काबिलियत और जुनून पर विश्वास हो जाता है। फिर वसीम उन 4 को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम बनाता है और रणविजय खुद उनके साथ रहकर इन्वेस्टिगेशन में हाथ बटाता है। अजय की मुंबई में गर्लफ्रेंड होती है, उसकी दूसरी जगह शादी फिक्स हुई होती है। उसे भी पता होता है कि अजय स्कैम करता है। अजय को जल्दी ज्यादा पैसा कमाकर गर्लफ्रेंड से शादी करनी होती है। फिर अजय, पीके शर्मा, जोगिंदर और इकबाल 4 जन कलकत्ता बड़ा बाजार जाकर बिजनेसमैन के ऑफिस पर रेड मारते, पर वहाँ पहले से ही सीबीआई की रेड पड़ी होती है। सीबीआई वाले अजय को पूछते हैं कि आप कौन है, तो अजय इस बार सीबीआई के बजाय हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ऐसा कहता है। शर्मा डर जाता है, पर अजय चालाकी दिखाते हुए शर्मा से रेड की नोटिस मांगता है जो कि उनके पास होती है नहीं। फिर शर्मा मिठाई के दुकान की खरीदी वाली पर्ची अजय के हाथ में देता है। अजय पर्ची देकर झूठ मूठ का कहता है कि हम गलत नंबर के ऑफिस में आ गए हैं। फिर वो दूसरे ऑफिस में जाते। वहाँ पर उन्हें बहुत ढूंढने पर 2 पेटी नोटों की गड्डियां मिलते। फिर दूसरे ऑफिस में होने वाले सीबीआई अफसर को अजय कहते हैं कि आपके साथ जो पुलिस वाले उनसे कहकर ये पेटियां हमारे गाड़ियों में रखवा दीजिए। तो वो पुलिस वाले सारे पैसे उनके गाड़ियों में रखते। फिर अजय, जोगिंदर, इकबाल और शर्मा सब गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलते और अलग अलग हो जाते। इधर नई दिल्ली में वसीम को कलकत्ता से बैनर्जी नाम के ऑफिसर का फोन आता है और पता चलता है कि यहाँ पर भी इनकम टैक्स के नाम से
में 4 लोगों ने फर्जी रेड मारी है और इस बार भी केस फाइल नहीं हुई है। तो वसीम उसे कहते हैं कि भले केस फाइल ना हो पर ये खबर सभी जगह फैलनी चाहिए, अखबार में बड़े अक्षरों में छपनी चाहिए ताकि वो चारों ठग नर्वस हो जाए। फिर रणविजय एक फाइल लेकर आता है जिसमें शर्मा का फोटो होता है। रणविजय वसीम को बताता है कि ये आदमी उन चारों में से एक है, चंडीगढ़ में रहता है, उठा लूं क्या इसे? तो वसीम कहते हैं कि इसे उठाकर कोई फायदा नहीं होगा, कोई गवाही नहीं देगा इसके खिलाफ, पहले इसका फोन टैप करो। इधर अजय अखबार में खबर पढ़ता है कि कलकत्ता बड़ा बाजार में 4 लोगों ने फर्जी इनकम टैक्स की रेड मारी है। शर्मा वो खबर पढ़कर डर जाता है। अजय पीके शर्मा को कहता है कि अब वो समय आ गया है कुछ बड़ा कर रिटायरमेंट लेने का। अजय बताता है कि मुंबई में हमें एक काम करना है, आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी पर पैसा भी बहुत मिलेगा। पर शर्मा कहता है कि अभी तो पेपर में खबर भी छप गई है, क्या ये सही समय होगा? तो अजय कहता है कि इससे सही समय हो ही नहीं सकता। अजय के दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा होता है। वो शर्मा को ख्याल रखने के घर बाद में फोन करता हुआ ऐसा कहकर मुंबई आ जाता है। मुंबई में अजय अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर कहता है कि अब मैं कुछ दिनों के लिए तुमसे नहीं मिलूंगा, सीधा गुरुवार को एयरपोर्ट पर हम मिलेंगे, ये काम मेरा आखिरी होने वाला है। इधर चंडीगढ़ में शर्मा के घर पर एक पुलिस वाला भेस बदलकर टेलीफोन एक्सचेंज से फोन रिपेयर करने आया हो ऐसा कहकर शर्मा के घर में घुसता है और उसके फोन में एक डिवाइस डालता है जिससे फोन टैप हो जाएगा। अजय मुंबई में एक बड़े से होटल में रूम लेकर रहने जाता है। फिर शर्मा को फोन करते हैं और कहते हैं कि टिकट्स भेज दिए गए हैं, जोगिंदर और इकबाल के साथ मुंबई आ जाना, एयरपोर्ट पर आपको लेने आ जाऊंगा। ये कॉल पुलिस टैप करती है। ये सब जानकारी वसीम को मिलती है। वसीम मुंबई पुलिस से कहकर अजय की कुंडली निकलवाने कहता है। अजय ए.के. वर्धन इस फर्जी नाम से मुंबई के होटल सीकासे में रुका होता है। ये बात वसीम को पता चलती है। वसीम अजय के पीछे पुलिस लगवाता है, साथ ही में पीके शर्मा के पीछे भी पुलिस लगवाता है जो सारी जानकारी वसीम को दे। इधर अजय फर्जी स्टैम्प बनवाता है, फिर न्यूज़पेपर ऑफिस में जाकर एक एडवर्टाइज देता है। सिक्योरिटी और सीक्रेट सर्विस के लिए 50 ग्रेजुएट्स की जरूरत है। होटल सीकासेल में 18 मार्च 1987 को सुबह 10 बजे इंटरव्यू होने वाला है। अजय का पीछा करने वाला पुलिस यह सब देख रहा होता है। फिर शर्मा, जोगिंदर और इकबाल भी मुंबई आते। अजय उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पिक कर होटल लेकर जाता है। वसीम, रणविजय और एक सीबीआई ऑफिसर जिसका नाम राहुल सोलंकी होता है, वो तीनों भी मुंबई आते और अजय जिस होटल में ठहरा होता है उसके नजदीक ही अपना बेस बनाते। वसीम को पता चलता है कि अजय ने नकली स्टैम्प्स और लोगों की हायरिंग करने वाली एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में दी है। उसे पता चलता है कि अजय और उसके साथी इस बार कुछ बड़ा करने वाले हैं। रणविजय कहते हैं कि मैं जाकर सीधा शर्मा से बात करता हूँ, तो वसीम उसे होश से काम लेने कहता है। वसीम कहता है कि कल हमारे भेस बदलकर पुलिस वाले आदमी भी अजय के पास इंटरव्यू देने जाएंगे ताकि वो पास हो जाए और हमें उसके प्लानिंग के बारे में कुछ पता चले। शर्मा, जोगिंदर और इकबाल अजय से पूछते हैं कि इतने लोगों की क्या जरूरत है, तो अजय कहते हैं कि काम भी उतना बड़ा है इसलिए जरूरत पड़ेगी। अजय बताते हैं कि ओपेरा हाउस में होने वाले भुवनदास सिंघानिया इस बहुत ही बड़े ज्वेलर्स पर रेड मारनी है, तो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन होटल में सुबह 10 बजे इंटरव्यू चालू होते हैं। न्यूज़पेपर में नौकरी की एड देकर बहुत से लोग आ जाते। उनमें से कुछ वसीम ने भेजे हुए पुलिस वाले होते। अजय और शर्मा स्पेशल सीबीआई रिक्रूटमेंट ऐसा बोर्ड लाकर इंटरव्यूज लेते। काफी इंटरव्यू लेने के बाद 26 कैंडिडेट सिलेक्ट करते, जिनमें 2 वसीम ने भेजे वाले पुलिस भी सिलेक्ट हो जाते। फिर उस रात वसीम, रणविजय और सोलंकी होटल में शर्मा के रूम में जाते। उन्हें देखकर शर्मा डर जाता है। वसीम सीधा शर्मा के सामने रिवॉल्वर रखता है और कहते हैं कि सीधे सीधे बताओ अजय का प्लान क्या है, नहीं तो तुम्हें ऐसी जगह क्या क्या करेंगे जो किसी ने किया नहीं होगा। वैसे भी इस उम्र में जेल अच्छी जगह नहीं होती। तो शर्मा बताते हैं कि हम चारों और आज चुने हुए सभी कैंडिडेट्स मिलकर कल दोपहर 3 बजे भुवनदास सिंघानिया ज्वेलर्स पर रेड मारने वाले। तो वसीम कहते हैं कि तुम अब कुछ मत करना, ऐसा बर्ताव करना जैसे कुछ हुआ ही ना हो और अजय के प्लान के मुताबिक चलना, कोई चालाकी करने की कोशिश न करना। हमारे 2 पुलिस वाले तुम्हारे बीच शामिल है। फिर रणविजय वसीम से कहते हैं कि क्या मैं शर्मा से 2 मिनट अकेले में बात कर सकता हूँ? तो वसीम कहता है कि कल जितना मर्जी उतना बात करना। वसीम को विश्वास होता है कि वो उन्हें पकड़ ही लेगा। वसीम शर्मा से कहते हैं कि आप सिर्फ 4 लोग हो पर इतना बखेड़ा मचा दिया है। तो शर्मा कहते हैं कि हम सिर्फ 4 नहीं है और रणविजय की तरफ देखकर कहते हैं कि इनके जैसे लोग भी हमारी मदद करते। फिर असकर वसीम से कहता है कि अजय कहता था कि उसे पकड़ने वाला अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। तो वसीम कहता है कि ओवर कॉन्फिडेंस अच्छे को डुबा देता है। वसीम के पूछने पर शर्मा बताता है कि अजय सीबीआई ऑफिसर बनना चाहता था, वो रिटर्न एग्जाम तो पास हो गया पर इंटरव्यू में फेल हो गया। वसीम को अब अजय का अतीत भी समझ आता है। फिर वसीम अकेला होटल के बार काउंटर पर जाता है जहाँ पर अजय होता है। वसीम अजय के बाजू में बैठता है और बारटेंडर से 30 का पैक मंगवाता है, पर वो काफी महंगा होता है। तो वसीम उसे सस्ता पैक मांगता है, पर वही सबसे सस्ता होता है, तो वसीम वही लेता है। फिर खुद ही अजय को हेलो कहता है। अजय भी वसीम से हाय कहते हैं। फिर वसीम अपना नाम बताकर उसका नाम पूछता है, तो अजय अपना नाम वर्धन बताता है। फिर वसीम अजय से क्या करते हैं पूछता है, तो अजय इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हूँ ऐसा कहता है। वसीम बताता है कि मैं सरकारी नौकर हूँ। तो अजय हंसकर कहते हैं कि सरकार काम भी करती है। वसीम कहते हैं कि आपको सरकार से शिकायत लगती है। अजय कहता है कि शिकायत तो कमजोर लोग कहते हैं, मुझ जैसे लोग तो सिर्फ अपनी ड्रिंक पीते और जिंदगी एंजॉय
एंजॉय करते। फिर अजय वसीम को गुड नाइट कहकर वहाँ से निकलता है। अजय की फितरत जानने के लिए वसीम अपने जेब से एक नोट नीचे गिराता है और अजय से कहता है कि ये शायद आपका पैसा गिर गया है, आपका ही है ना? तो अजय कहता है कि हाँ मेरा ही है, शुक्रिया। वसीम को अजय की फितरत पता चलती है। वो खुद से कहता है कि इसे मैं तो पर्सनली मारूंगा। फिर अगला दिन आ जाता है, रेड का दिन। सुबह सुबह अजय की गर्लफ्रेंड पूरी तैयारी के साथ बैग लेकर एयरपोर्ट जाने निकलती है, जहाँ पर उसे अजय मिलने वाला होता है। वसीम, रणविजय, सोलंकी भुवनदास ज्वेलर्स पहुंचते। दुकान के मालिक से कहते हैं कि हम असली सीबीआई वाले हैं, पर आपके दुकान पर दोपहर 3 बजे नकली सीबीआई की रेड पड़ने वाली है। हमें उन्हें रंगे हाथ पकड़ना होगा, तभी सजा दे सकते। आपके दुकान का असली माल किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। कोई दूसरी सेफ जगह है क्या? तो दुकान का मालिक बताता है कि 20 मिनट की दूरी पर दुकान का वर्कशॉप है, वहाँ पर दुकान के सारे गहने रख सकते। फिर दुकान के सारे असली गहने वर्कशॉप में लाए जाते और दुकान में नकली गहने रख दिए जाते। वसीम दुकान में कस्टमर बनकर पुलिस की सिक्योरिटी लगाता है। बाहर दुकान के चारों तरफ पुलिस भेस बदल कर होती है। दुकान के अंदर किसी भी बाहर के कस्टमर को नहीं लिया जाता। बाजू के बिल्डिंग में स्नाइपर लगाए जाते। वसीम ने अजय और उसके साथियों को पकड़ने की पूरी तैयारी कर रखी होती है। इधर होटल में सभी गिने हुए 26 कैंडिडेट्स आते। अजय ने उन्हें बताया होता है कि वो स्पेशल 26 है, उनका सिलेक्शन अभी हुआ नहीं है। उन्हें एक प्रैक्टिकल रेड में हिस्सा लेना होगा, जहाँ पर उनकी साहस, कैपेबिलिटी सब परखा जाएगा और सिलेक्शन होगा। इसलिए सभी 26 कैंडिडेट्स तैयारी के साथ फॉर्मल कपड़ों में आए होते हैं। उनमें वसीम के 2 पुलिस वाले भी होते। अब सभी कैंडिडेट्स को हॉल में लाया जाता है। उन्हें रेड की जानकारी दी जाती है। उनमें जोश और उत्साह भरा जाता है कि उन्हें कोई अथॉरिटी काम करने से नहीं रोक सकती और उनसे बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं है। शर्मा सब में जोश भरता है, पर शर्मा जब अजय से बात करता है तो कुछ मायूस सा होता है। अजय को ये बात समझ आती है। वो शर्मा से कहता है कि ये हमारी आखिरी रेड होने वाली है, इसलिए एंजॉय करो। वैसे भी ये रेड मैं लीड करने वाला हूँ। आप इन 26 को लेकर बस में रेड के लिए निकलिए। मैं जोगिंदर और इकबाल के साथ दूसरी गाड़ी में आता हूँ। फिर शर्मा 26 कैंडिडेट्स को बस में लेकर होटल से निकलता है। होटल पर नजर रखने वाला पुलिस बस निकलने की खबर वसीम को देता है, तो अजय, इकबाल और जोगिंदर नकली पुलिस की वैन से होटल के पीछे के रास्ते से निकलते, जो कि निगरानी रखने वाले पुलिस को पता नहीं चलता। इधर वसीम भुवनदास सिंघानिया ज्वेलर्स दुकान के अंदर तैयारी कर रहा होता है। उसने दुकान के अंदर भेस बदल कर पुलिस लगाए होते। वसीम उनसे कहता है कि मेरे ऑर्डर्स के बगैर कोई अपने जगह से नहीं हिलेगा। फिर वसीम रणविजय को दुकान के बाहर का स्टेटस देखने कहता है, तो रणविजय दुकान के बाहर आता है। दुकान की थोड़ी दूर पर शांति पुलिस की जीप लेकर आई होती है, जो दिल्ली में मंत्री के घर पर रेड के वक्त रणविजय के साथ थी। रणविजय उसके साथ जीप में बैठकर वहाँ से निकलता है। इधर शर्मा बस में 26 के साथ होता है और ज्वेलर्स की दुकान पर आ रहा होता है। वो रास्ते में मुंबई हेडक्वार्टर्स के सामने बस रोकता है और 26 में से एक कैंडिडेट को बुलाकर कहता है कि मैं पुलिस हेडक्वार्टर ऑर्डर्स लेने जा रहा हूँ, तुम बस लेकर सीधा भुवनदास सिंघानिया ज्वेलर्स पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। लेकिन याद रखना, जब तक मैं ना हूँ किसी को भी बस से बाहर उतरने ना देना। फिर शर्मा पुलिस हेडक्वार्टर्स की सीढ़ियां चढ़ने लगता है, पर जैसे ही बस वहाँ से निकलती है वो वापस नीचे उतरता है। उतने में वहाँ पर रणविजय और शांति नकली पुलिस जीप लेकर वहाँ पर पहुँचते। शर्मा उनके साथ जीप में बैठता है। अब तो आपको भी असली गेम समझ आया होगा। थोड़ी देर बाद 26 की बस भुवनदास सिंघानिया ज्वेलर्स के सामने पहुंच जाती है। वसीम भी उनके इंतजार में बाहर अखबार पढ़ते बैठा होता है, पर बस से कोई उतरता ही नहीं। बस सिर्फ वहाँ खड़ी रहती है, क्योंकि उन्हें तो शर्मा, अजय, इकबाल और जोगिंदर का इंतजार होता है। इधर शर्मा, रणविजय, शांति और अजय, जोगिंदर, इकबाल की गाड़ी सीधा भुवनदास सिंघानिया ज्वेलर्स की वर्कशॉप पर पहुंचती है, जहाँ पर दुकान के गहने भी वसीम के कहने पर ट्रांसफर किए जाते हैं। अजय, शर्मा, इकबाल, जोगिंदर, रणविजय, शांति और उसके साथ 2 फर्जी पुलिस होते, जिनमें से एक वही होता है जो एसीपी बनकर दिल्ली में मंत्री के घर पर गया होता है। सब मिलकर भुवनदास सिंघानिया ज्वेलर्स के वर्कशॉप पर रेड डालते और सारा गहनों का माल पेटियों में भरकर गाड़ियों में डाल देते। अजय का शुरुआत से भुवनदास सिंघानिया ज्वेलर्स की दुकान नहीं बल्कि वर्कशॉप पर रेड मारने का प्लान था। उसे दुकान के गहने भी वर्कशॉप में शिफ्ट करने थे, इसलिए अजय अपने प्लान के मुताबिक वसीम को गुमराह करा था। अजय का साथी रणविजय सिंह ने इसमें काफी बड़ा किरदार निभाया होता है, वो भी अजय की तरफ फर्जी होता है। इधर वसीम दुकान के बाहर बैठकर बस से सभी के उतरने का इंतजार करा था। बस के अंदर बैठे वसीम के 2 पुलिस वाले को भी कुछ समझने आ रहा था कि बस दुकान के बाहर इतनी देर से क्यों खड़ी है और अजय और उसके साथी कहाँ पर है, पर उनके पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। आखिरकार वसीम खुद बस के पास जाकर बस के दरवाजे पर खड़े एक कैंडिडेट से पूछते हैं कि कौन हो आप? तो कैंडिडेट कहते हैं कि हम सीबीआई से। फिर वसीम कहता है कि रेड मारने आए हो ना, तो यहाँ क्यों? जाओ रेड मारो। वो कैंडिडेट वसीम से कहता है कि अभी तक हमारे बॉस आए नहीं है, रास्ते में है, और बस में चला जाता है। यहाँ अजय, शर्मा, जोगिंदर, इकबाल, रणविजय शॉप से लूटा हुआ माल एक जगह लाते और सभी एक दूसरे से मिलकर अलग अलग हो जाते। ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी रेड होती है। अजय अपने गर्लफ्रेंड से मिलने एयरपोर्ट निकलता है। वर्कशॉप से फोन की लाइन फिर से जोड़कर एक कर्मचारी भुवनदास सिंघानिया ज्वेलर्स फोन लाकर बताता है कि वर्कशॉप में सीबीआई की रेड पड़ी है। लेकिन तब तक तो अजय, पीके शर्मा, इकबाल, जोगिंदर, रणविजय सिंह
और शांति कब के दूर निकल गए होते। वर्कशॉप के रेड के बारे में राहुल वसीम को बताता है तो वसीम हक्का बक्का रह जाता है। उसे धीरे धीरे सब समझ में आता है, वो हंसने लगता है। उसे रणविजय के उसके मिलने से शर्मा की बात याद आती है कि अजय कहता था कि उसे पकड़ने वाले ने अभी तक जन्म नहीं लिया है। वसीम राहुल से कहते हैं कि स्पेशल 26 हम सब पुलिस वाले, रणविजय 27वां आदमी था पर वो भी उनके साथ शुरू से मिला हुआ था और यहाँ पर हम सब 26 लोग हैं। हम ये अनजाने में उनकी मदद कर रहे थे। वो राहुल से चुल्लू भर पानी मांगता है। कुछ दिन बीत जाते, वसीम के घर पर 100 रुपए की मनी ऑर्डर आती है और अजय ने लिखी हुई चिट्ठी होती है। अजय चिट्ठी में वसीम से कहते हैं कि आपकी ईमानदारी के पैसे मेरे किसी काम के नहीं, आपसे मिलकर देना चाहता था पर मुमकिन नहीं है। ये वही 100 रुपए होते जो होटल में अजय की फितरत देखने के लिए वसीम ने नीचे डाले होते और अजय ने लिए होते। उतने में वसीम को राहुल का फोन आता है। वो वसीम से कहते हैं कि अजय के बारे में जानकारी मिली है और फिर हमें शारजा स्टेडियम दिखाया जाता है जहां अजय और पीके शर्मा दोनों स्टेडियम में क्रिकेट मैच देख रहे होते और सुनील गावस्कर बैटिंग कर रहा होता है। यानी कि कहानी अभी बाकी है लेकिन मूवी यहाँ पर खत्म होती है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।